हमारा मिशन शुरू हो गया था। जवान मुख्तलिफ टुकड़ियों में बंटकर मेरे पीछे पीछे बिल्ली की तरह दबे पांव तेजी से चले आ रहे थे। हमने वो महफूज रास्ता तलाश कर लिया था जिसके जरिए जंगल में मौजूद भारतीय अफवाज का सामना किए बगैर हम बखैर खूबी यहाँ से बाहर निकल सकते थे। करीबन आध घंटे बाद हम जंगल के किनारे उस मकाम पर खड़े थे जिसके दूर दूर तक दुश्मन की पोजीशनों का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम के तौर पर उस इलाके को कांटेदार तारों से घेर रखा था। अगर उन तारों में बरक़ी रौ भी दौड़ रही होती तो भी हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं थी, जबकि जहां ऐसा मामला नहीं था। करीबन 2 मिनट के बाद ही हम अपना रास्ता बनाने के बाद तारों को दोबारा उसी तरह फिट कर चुके थे, और ये सब कुछ हमने भी दुश्मन की तरह हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम के तौर पर किया था। मुमकिन है कोई पेट्रोल पार्टी घूमती हुई उस तरफ आ निकले और उन्हें कटे हुए तार देखकर शक गुजरे। अब हम सब लोग एक कतार की सूरत में उस रास्ते पर खड़े थे जिससे हमें अपने टारगेट की तरफ जाना था, जो यहाँ से चंद मील के फासले पर था। हमारे मिशन का पहला मरहला शुरू हुआ था। सबसे पहले हमें एक जीप पर कब्जा करना था। हैरत थी कि अभी तक कोई आर्मी व्हीकल वहां से नहीं गुजरा था। शायद रात को वो लोग सफर करना मुनासिब नहीं समझते थे। हम दिल ही दिल में दुआएं मांगते हदफ की तरफ बढ़ते हुए उस सड़क पर पहुंच गए थे जो सीधी हमारे टारगेट की तरफ जा रही थी। हम एक कतार में सड़क के किनारे लगे दरख्तों की ओट में चल रहे थे। अचानक खुशी से दिल धड़कने लगे जब हमें किसी जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे मेरे जवान पोजीशन में आ गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि हम दुश्मन के इलाके में उसकी फौजी वर्दी पहनकर ही कार्रवाई करते हैं, लेकिन वक्त आने पर हमारा असल रूप भी सामने आ जाता है, क्योंकि किसी भी कमांडो के लिए बाइस सादत अपने मुल्क की वर्दी पहनकर जान देना है। हालांकि अक्सर औकात इतनी मोहलत नसीब नहीं होती। जीप अभी 15-20 गज दूर थी जब अचानक हमारे 2-3 जवान उसकी रोशनी में सड़क पर आ गए। उन्होंने चूंकि भारतीय फौजी वर्दियां पहन रखी थी और उस इलाके में फौज डिप्लॉय थी, इसलिए बादियों नजर में किसी का उनके मुताल्लिक शक में मुब्तला हो जाना मुमकिन नहीं था। करीब आने पर अलबत्ता और बात थी, लेकिन इतना मौका उन्हें किस काफिर ने देना था कि वो हमारी शनाख्त पूछते फिरें। ये जवान हाथ उठाए जीप को रुकने का इशारा कर रहे थे। जीप वालों ने भी यही समझा होगा कि किसी जरूरत के तहत वो लोग उन्हें रुकने का इशारा कर रहे हैं। जीप बड़ी तेज रफ्तारी से आ रही थी। उसकी स्क्रीन को हालते जंग की पोजीशन में उन लोगों ने लिटा रखा था और बजाय विंड स्क्रीन के ड्राइवर के साथ वाली सीट के सामने एक हल्की मशीन गन अपना भयानक जबड़ा खोले खड़ी थी। पिछली और अगली सीटों के दरमियान स्टैंड पर रिकॉइललेस राइफल नस्ब थी जिससे टैंक हिट किया जाता है। उस जीप को भी उन लोगों ने शायद अगले रोज वाले मिशन के लिए तैयार कर रखा था। जीप के पहिए जोरदार आवाज के साथ चरचराए और वो उनके करीब आकर रुक गई। 2 सिपाही आगे और एक पीछे बैठा ऊँग रहे थे। इससे पहले कि वो लोग सबब दरियाफ्त करें, हम उनके सर पर पहुंच चुके थे। हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ उन्होंने मशीनी अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ये तीनों हमारे पहले बाकायदा शिकार थे। उनसे निजात पाने के बाद मेरे तमाम साथी जोंकों की तरह जीप से चिमट गए। हदफ से कुछ फासले पर हम सब अलहदा एक दूसरे को नेक तमन्नाएं देते हुए मुख्तलिफ ग्रोहों में बट गए थे। तमाम ग्रुपों ने अपना अपना काम तकसीम कर रखा था। कुछ लोगों को अंदर घुसकर डायनामाइट लगाकर उसे तबाह करना था, कुछ को बैरकों में घुसकर शबखून मारना था और कुछ ने टैंकों और दीगर सामान हर्ब पर नकब लगानी थी। रात के वक्त टैंक ब्लाइंड हो जाते हैं और उमूमन दौरान जंग भी रात को जो टैंक शिकार मुहिमें निकला करती हैं वो छुपकर लेकिन बड़ी आसानी से टैंकों को निशाना बना लेती हैं। जीप पर मेरे साथ ड्राइवर वही हवालदार था जिसे बैक वक्त रेडियो ऑपरेटर और ड्राइवर का काम सरंजाम देना था। रिकॉइललेस राइफल पर एक नाइक मुस्तैद था और LMG मेरे कब्जे में थी। हम तवक्कुल बरखुदा बिल्कुल बेपरवाही के से अंदाज में उस बड़े से मैदान की तरफ बढ़ रहे थे जिसे दुश्मन ने अपने हेडक्वार्टर की शक्ल दे रखी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, तमाम लाइट्स ऑफ थीं। अलबत्ता कुछ आर्मी व्हीकल्स की नक्लो हमल बखूबी दिखाई पड़ती थी, शायद उन पर लोडिंग हो रही थी। हमने तमाम लाइटें बुझा रखी थी। अगर बस चलता तो उसके इंजन की आवाजें भी न निकलने देते, लेकिन हर बात इंसान के कब्जे कुदरत में नहीं होती। अगर वो इतनी ही कुदरत रखने लगे तो कादिर मुतलक को क्यों कर याद करे। वहां चूंकि गाड़ियों की आमदोरफ्त लगी हुई थी और जीप जिस पर हम सवार थे वो भी आर्मी की थी, इसलिए किसी ने हमें रोकने की जहमत न की। बेकाबू हुई धड़कनों को तब सुकून मिला जब हमने एक कदरे महफूज मोर्चा नुमा जगह पर जीप छुपा दी।
अब हम बेचैनी से सूबेदार साहब के सिग्नल के मुंतजिर थे, जो एक टोली के साथ डायनामाइट उड़ाने गए थे। हमारे दिलों से यही दुआएं निकल रही थीं कि आगाज उन्हीं के बाबरकत अमल से हो। अगर उससे पहले हम दुश्मन से टकरा गए तो मुमकिन है हमें अपनी मेहनत का उतना भरपूर इनाम न मिल सके जितना भरपूर इनाम उस सूरत में मिलना है। हमारे इर्द गिर्द हमारे दूसरे साथी भी अपने रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरे तबाहकुन असलहे के साथ घात लगाए इशारे के मुंतजिर थे। करीबन 15 मिनट के अजियतनाक इंतजार के बाद हमारे दिल खुशी से बल्लियों उछल पड़े। हेडक्वार्टर के एक कोने से एक जोरदार धमाके के साथ सुर्ख और नारंगी रंग का शोला आसमान की वसतों को लपका। उसके साथ ही धमाकों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी पार्टी ने पेट्रोल डंप को निशाना बना लिया था। पहला हमला सूबेदार की सरबराही में हुआ था। उन्होंने डायनामाइट लगाकर गोला बारूद के महफूज ज़खायर उड़ा दिए थे। फिर तो जैसे जमीन आसमान धाड़ने लगे। हमारे कर्नल साहब के वो अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे, तुम वो खुशकिस्मत जवान हो जिन्हें दुश्मन पर पहली भरपूर ज़रब लगाने की सादत हासिल हो रही है। और हम वाकई बासादत बनने पर तुल गए थे। आग की लपटों से उठने वाली रोशनी ने हमारे शिकार की निशानदही भी कर दी थी। हमारे दाएं तरफ कुछ फासले पर दरख्तों की कतार के नीचे दिन की रोशनी में तबाही फैलाने वाले PT-74 टैंक खड़े थे। भारतीय सुरमाओं को अपने इन आहनी कलों पर बड़ा मान था, क्योंकि ये टैंक खुश्की और पानी में एक सी कुव्वत से लड़ता है और पानी में से आसानी तैर कर पार निकल जाता है। वहाँ करीबन 6 PT-76 दिन भर के थके हारे बैलों की तरह सर झुकाए खड़े थे। हमारे नायक के वजूद में बिजलियां कौंधने लगी और देखते ही देखते वहाँ टैंकों की बजाय फौलाद के पिघले हुए ढांचे नजर आने लगे, जो फजा में फट कर उछल रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चों के खेलने वाले वाटर बॉल अचानक फट जाते हैं। टैंकों की दुर्गत बनते देखकर मेरे जवान फरते मुसर्रत और इंबिसात से नारे लगाने लगे। इस मुहिम से अभी फारिग हुए ही थे कि अचानक जीप को झटका लगा। अगर हवालदार फुर्ती का मुजाहरा करके अचानक जीप को दाएं तरफ तेजी से काट न लेता तो हमारे पहलू से आने वाले टैंक का गोला हमें चाट जाता। शायद हमारी जीप से होने वाली फायरिंग की चकाचौंध ने उन लोगों को मुतवज्जे कर लिया था और हमारे पहलू से एक साथ 3 T-55 टैंक मस्त हाथियों की तरह झूमते चले आ रहे थे। T-55 टैंक दुनिया का शायद उस वक्त तक वाहिद टैंक था जो अंधेरे में भी उसी फुर्ती से लड़ सकता था जिसकी तवक्को उससे दिन में रखी जाती थी। जीप के अचानक घूमने से टैंक बेकाबू हुए डगमगाते शराबियों की तरह अपनी ही झोंक में आगे निकल गए और वापस पलटने से पहले परलोक सिधार गए। हमारे नायक ने निशानेबाजी में किसी चूक का मुजाहरा नहीं किया था। उनके क्रू जलते टैंकों से छलांगे लगाते बाहर निकलते तो मेरी LMG उन्हें चाट जाती। हमारा ये ऑपरेशन 20 मिनट तक जारी रहा और सच्ची बात तो ये है कि अब वहां हमारे शिकार करने को कुछ रहा भी नहीं था, क्योंकि हमारी तरह किसी भी जवान ने इस कार खैर से महरूम रहना गवारा नहीं किया था। थोड़ी ही देर के बाद हम लोग अपनी सरहद की तरफ सिमट रहे थे। दुश्मन संभल गया था और वो हम पर इंटेंस फायरिंग कर रहा था। उसने हर किस्म के असलहे को जंग की आग में झोंक दिया था, लेकिन अब बेकार था क्योंकि हम अपना काम कर चुके थे और झुंझुलाए हुए दुश्मन के पास खिसियानी बिल्ली की तरह सिवाय अपने खंबा नोचने के और कुछ बाकी नहीं रह गया था। अपनी सरहदों की तरफ फातिहाना मराजियत करते हुए हम OP के फराइज भी अंजाम देते आ रहे थे और जहां कहीं से दुश्मन की कोई हैवी गन चमकती नजर आती, अपनी बैटरियों का फायर मंगवा कर उसे नीस्तो नाबूद करवा देते। ये धमाचौकड़ी करीबन 1 घंटे ही में अपने अंजाम को पहुंच गई, क्योंकि अब दुश्मन भी लड़ाई लड़ने की पोजीशन में नहीं था, न ही वो इस मरहले पर बराह रास्त खुलकर जंग में उलझना चाहता था। अपना टनो असलहा फूंक कर वो खामोशी से अपने जख्म चाट रहा था और हम लोग अपने RV पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे थे, जहां कर्नल साहब हमारे इस्तकबाल को बनफ्से नफीस मौजूद थे। हमारे पीछे धमाके बुलंद हो रहे थे, क्योंकि हमारा और सरहदी अफवाज का ऑपरेशन इकट्ठे ही शुरू हुआ था। वहां मौजूद हमारी अफवाज ने भी उन लोगों को खैरबाद होने से पहले जा लिया था। 2-2, 3-3 की टोलियों में जवान वापस आ रहे थे। करीबन आध घंटा उनकी वापसी में लगा, क्योंकि दुश्मन अंधाधुंध और बेतहाशा गोलाबारी कर रहा था और ऐसी मूसलाधार गोलाबारी में महफूज रास्ता तलाश करना खासा मुश्किल था। आधे घंटे बाद गिनती हुई तो हमारे 4 जवान कम थे। उनकी शहादत की तस्दीक उनके साथियों से हो गई, जो उनके मेडल और असलहा साथ ले आए थे। हमारी हद्दुल वसा कोशिश यही होती है कि हम अपने शहीदों की लाशें दुश्मनों के कब्जे में न रहने दें। हमारी फौज की तारीख में ऐसे बेशुमार वाकयात मिलेंगे जब एक शहीद की लाश के हुसूल के लिए हमें एक लड़ाई लड़ना पड़ी और कई और जवान अपने साथी की लाश के हुसूल में मनसबे शहादत पर फायज हो गए। लेकिन ये बात हर जगह ना तो मुमकिन होती है ना मुनासिब। खुसूसन कमांडो मिशन में तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक कमांडो जितनी तवानाइयां भी अपने अंदर रखता है, उसकी कोशिश यही
यही होती है कि उसे दुश्मन को तबाह करने के लिए बरूए कार लाया जाए। 3 साथियों को तो मेरे जाले अपने हाथों सुपुर्द खाक कराए थे, लेकिन चौथा गोला बारूद के ज़खायर के साथ खुद भी उड़ गया था। ये सानहे हमारा रोजमर्रा का मामूल है। मैं तो हरगिज नहीं कहूंगा कि दिन रात जिंदगी मौत के उस खेल में रहते हुए हमारे दिल पत्थर हो चुके थे, या हम इतने बेहिस हो जाते हैं कि अपने साथियों की शहादत भी हम पर असरअंदाज नहीं होती। बहरहाल हम भी इंसान हैं, माना हमारे सीने फौलाद के बने हुए हैं, मगर उनमें भी एक गोश्त का लोथड़ा धड़क रहा है। किसी हादसे को हम भी उतनी ही शिद्दत से महसूस करते हैं जितनी शिद्दत से एक आम इंसान को करना चाहिए। लेकिन हम में और आम लोगों में सिर्फ एक फर्क जरूर पैदा हो जाता है, वो ये कि आम आदमी इंसानी मौत पर मनफी महसूसात का इजहार करता है, सुगवार और पजमुर्दा हो जाता है और अक्सर उसकी कमर हिम्मत टूट जाती है, जबकि हमारी तरबियत इसके बरक्स होती है। हम अपने अजीम रुफका की शहादत से नया अज़्म पाते हैं, हमारा मोराल बढ़ता है और दिल में ये वलवला जागुज़ी होता है कि हम उनके मिशन को, जिसकी अदायगी में वो अपनी जान का नजराना पेश कर गए, पाया तकमील को पहुंचाएंगे। यही वजह है कि हमारे सारे जाले दीवानों की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। तब उनके जहनों से अपने माजी, हाल, मुस्तकबिल, घर बार, बीवी बच्चे, माँ बाप, यार संगी, मसाइल, उलझने, सभी कुछ मिट जाता है। वहां तो सिर्फ एक ही अज़्म रह जाता है, दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने का अज़्म। वो रात बनकर कड़कते हैं और सायका की तरह दुश्मन के खरमन को खाशा कर डालते हैं, खा उन्हें ही क्यों ना उसका ईंधन बनना पड़े। सलामती हो उन माओं पर जिन्होंने ऐसे सरफरोश जने, इकबाल मंद हो वो बाप जिनके वो सुपूत हैं, बामुराद हो वो बहनें और खुशबख्त ठहरें वो भाई जिनकी गोदियों में वो पले बढ़े, सदा सुहागन ठहरें वो बेवाएं जिन्होंने अपने हाथों अपने सुहाग वतन पर दान किए। कायनात भर की रिफ़तें उन राहों की धूल अपनी आंखों से चुनती रहेंगी जिन रास्तों को मादरे वतन के इन जाले सपूतों ने अपने कदमों से फैज बख्शा। उनके मेडल बार बार अकीदत व एहतराम के आंसू बहाती आंखों से हम सब ने लगाए। उनके दर्जात की बुलंदी को बेइख्तियार हमारे हाथ बारगाहे खुदाबंदी में उठे। हमारी खामोश लहू बहाती आंखों ने उनके हुजूर अजमतों की नजर गुजारी और हम उस ट्रक पर सवार हो गए जो हमें करीबी एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। एयरपोर्ट से अलग सुबह हम वापस हेडक्वार्टर आ गए, जहां दीदा दिल फर्श राह किए हमारे बटालियन के बाकी जवान हमारे मुंतजिर थे। उन्होंने हमें गर्मजोशी के साथ सीनों से चिमटाया और अपने प्यारों के नोहे उनकी आंखों ने भी बुलंद किए, लेकिन वो बच्चों की तरह रोए नहीं, हौसलामंद फौजियों की तरह जब्त किए रहे। मिशन रिपोर्ट देकर मैं और दूसरे जवान अपनी बैरकों को चल दिए। पिछले दिनों और रातों की थकावट हमने दोपहर तक करवटें बदल कर ही पूरी कर ली थी। हम कुछ भी थे, लेकिन हमारी हालत तो बहरहाल उन सोगवार मातम करने वालों की सी थी जो अपने प्यारों को अभी अभी सुपुर्द खाक करके आए हों। नींद आती तो कैसे। उनके सुरखरू चेहरे बार बार सवाल बनकर उभरते डूबते रहे, वो सवाल जिनका जवाब ना हम दे पाए थे ना दे पाएंगे। वो हमसे बार बार यही पूछते थे कि साथियों, हम तो राह वफा में जहां से गुजर गए, हमारी अमानतों का क्या बनेगा? उनको खाइन तो न ले जाएंगे? रखवालो, हमारे असासों की लाज रखना। दुश्मन के खिलाफ हमारा ये शायद पहला छाताबरदार मिशन था। मेरे दूसरे जवानों के जज्बात भी यकीनन मेरी ही तरह थे। हम लोग इस बात पर फख्र कर रहे थे कि हमने अपने मक्कार दुश्मन पर उसकी अपनी सरजमीन पर पहली भरपूर और कारी जरब लगाई थी। हमारी ये कामयाब कार्रवाई दुश्मन के उन ओछे हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब थी जो वो पिछले काफी लंबे अरसे से अपनाए हुए थे। भारतीयों के सधाए हुए मुक्ति बाहिनी के दरिंदे ज्यादातर सिविलियन ही को अपना निशाना बनाया करते थे। अभी तक उनमें इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई थी कि वो किसी फौजी कैनवॉय से दूबदू मुकाबला कर सकें। इक्का दुक्का फौजियों पर उनके हमले अलबत्ता जारी थे, लेकिन उनकी बहीमाना कार्रवाइयों की भेंट ज्यादातर वतन दोस्त पाकिस्तानी ही चढ़ा करते थे। उस रोज जब मैं कमरे में लेटा अपने पूर्वी पाकिस्तान के शब रोज की फिक्र में गलता था, तो एक बेनाम सा खौफ, एक अनजानी सी खलिश आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर तारी होने लगी। शाम को कर्नल साहब ने हंगामी मीटिंग में एक अहम काम मेरे सुपुर्द किया। भारत में दाखिल होकर वो मिशन पूरा करना था जिसे आम लोग जासूसी और फौजी लोग रैकी करना कहते हैं, और इसके लिए मेरा सिविलियन मददगार था उस्मान का इंतखाब मेरे कहे बगैर कर्नल साहब ने खुद ही किया था। उन्हें इस बात का इल्म था कि हम दोनों ने जिंदगी के नाजुक तरीन लम्हात, हर चंद के उनकी मुद्दत मुख्तसर थी, इकट्ठे गुजारे हैं और मौत की शाहराह पर चंद लम्हों तक एक दूसरे का साथ देने वाले जिंदगी भर के साथ ही बन जाते हैं। उन्होंने सारा मिशन ब्रीफ करके बड़ी पुरउम्मीद नजरों से मेरी तरफ देखा था। अली, तुमसे पाक फौज की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं बेटे। उनके इस मुख्तसर से फिक्रे ने मेरे जहन में इतना जोरदार छन्नाका किया था कि मैं अंदर से बज उठा।
میں نے عثمان کو بجائے ہیڈ کوارٹر طلب کرنے کے خود اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس خواہش کے پس منظر میں یقیناً میرا وہ جذبہ بھی کار فرما تھا جسے آنسا سے محبت کہہ لیجیے۔ اپنی اور آنسا کی آخری ملاقات کے ایک ایک لمحے کی لذت محسوس کرتا میں وردی ہی میں جیپ اڑاتا در حبیب کی طرف اڑتا چلا جا رہا تھا۔ رات کی تاریک سائے بڑی آہستگی سے شہر کے دامن میں اتر رہے تھے۔ سڑکوں پر گشت شروع ہو چکی تھی۔ ڈھاکہ سو بھی رہا تھا اور بیدار بھی تھا۔ گھر کے دروازے پر میرا استقبال لامبی پلکوں والی وش کنیا نے کیا، جو سارناتھ کے مندروں سے اٹھ کر آنکھوں میں آرتی کی جوت جگائے میرے سامنے آن کھڑی تھی۔ اس کی کچھ پریشان لٹیں شانوں پر آ گری تھیں، کچھ بال چاند چہرے سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ اس کے نینوں نے جوت جگائی۔ آپ؟ میرے اندر سے کوئی بولا۔ ہاں میں۔ غنایت نے انگڑائی لی۔ آ جائیے نا، کیسے ہیں آپ؟ میرا جی چاہا اس سے بہت کچھ کہوں، سب کچھ بتا دوں، لیکن روب حسن تھا کہ الاما کہنے کو بات بدل جاتی تھی۔ میں نے کمرے کی سمت چلتے چلتے پوچھ لیا، ٹھیک ہوں، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اچانک رکی، پلٹی، جلتی آنکھوں سے میری سمت دیکھا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ وہاں میرے سوال کا جواب موجود تھا۔ اس مثبت جواب نے میرا مان بڑھا دیا۔ فخر و انبساط سے میری دھڑکنیں لرزنے لگی۔ اندر سے اس کی ماں بولی، کون ہے بیٹی، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ بولی، علی ہیں امی۔ اس دوران دوسرے کمرے سے عثمان اور اس کے والد نکل آئے۔ عثمان مجھ سے بغل گیر ہو گیا، ارے بھائی آپ ہیں؟ دونوں بوڑھے باری باری میری بلائیں لینے لگے، آؤ بیٹے آؤ، جیتے رہو۔ ہم اندر کمرے میں چلے آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ماں بیٹی تو کچھ بنانے اور چاچا نماز پڑھنے چلے گئے۔ کمرے میں عثمان اور میں اکیلے رہ گئے۔ میں نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور گفتگو شروع کی۔ جب اسے یہ علم ہوا کہ ہم اکٹھے مشن پر جا رہے ہیں تو بے اختیار اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کا ولولہ اور شوق جہاد لائق تحسین تھا۔ ہم اس علاقے سے متعلق جہاں سے ہم نے سرحد عبور کرنی تھی دبی زبان سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک طوفان بدتمیزی اندر گھس آیا۔ عثمان نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن اس سے زیادہ تیز رفتاری سے وہ مجھ پر واپس آ رہا تھا۔ کمرے میں گھسنے والے نے دروازے کے پٹ اتنی زور سے کھولے تھے کہ عثمان ان سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ میں نے پھرتی سے اسے الگ کیا اور چونک پڑا۔ میرے سامنے امیت سرکار کھڑا تھا۔ امیت سرکار میرے ہی نہیں کسی کے لیے بھی اجنبی نہیں تھا۔ میرے خصوصی شعبے کا معمولی سپاہی بھی اسے جانتا تھا۔ اس کے ہاتھ درجنوں بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے اور مقامی غنڈوں میں اسے ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ امیت سرکار ایک ہندو لیڈر کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ تو بھارت میں پناہ لے چکا تھا، لیکن وہ خود یہیں رہ کر مکتی باہنی کی مقامی تنظیم کی سربراہی سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی سرکردگی میں قاتلوں کا ایک گروہ پچھلے 3-4 ماہ سے بے گناہ بہاریوں اور محب وطن پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ جس کسی پر انہیں پاکستان دوست ہونے کا شبہ ہوتا اسے بہیمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ عثمان چونکہ محمد پورہ کی جانی پہچانی شخصیت تھی اور رضاکاروں میں اسے ایک اہم مقام حاصل تھا، اس لیے اس کا ابھی تک امیت سرکار جیسے غنڈوں سے بچے رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ انہوں نے اتنا اچانک کھولا تھا کہ ہمیں سنبھلنے کی مہلت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی اور عثمان کے ساتھ میرے ہاتھ بھی مشینی انداز میں اوپر اٹھ گئے۔ عثمان کوئی پیشہ ور کمانڈو نہیں تھا۔ تربیت یافتہ ہونے کے باوجود وہ بہرحال سویلین تھا، اور پھر امیت سرکار کے متعلق اسے کوئی خوش فہمی بھی نہیں تھی۔ اس کا رنگ فق ہو گیا، وہ خاصا خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے اچانک اس کی حالت میں ایک تغیر محسوس کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ خود پر قابو پا لیا۔ ممکن ہے میری موجودگی کے احساس نے اسے حوصلہ دیا ہو، یا اس نے میرے سامنے بزدلی دکھانا معیوب سمجھا ہو۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسلامی اور تاریخی شخصیات پر مبنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل داستان کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کون سی تاریخی اور اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔